नमस्कार साथियों, केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में मैं वीरेंद्र वीटेक क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2, नाम है जिसका तलाश। साथियों, जो चैप्टर हमारा बहुत बड़ा है, 12-13 पेज का या 15-20 या उससे भी अधिक, तो मैं उस चैप्टर को 2 से 3 या 4 वीडियो में बांटूंगा। उसका फायदा आपको ये होगा कि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक वीडियो बहुत ही कम समय में और सुगम तरीके से उसको समझकर उसके क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं। ऐसे एक साथ में एक चैप्टर का अगर 20 या 25 पेज का पार्ट है तो वीडियो लंबा होगा, आपको बोरियत फील होगी। तो इस वजह से मैं आपकी सुगमता के लिए इन वीडियो को कई पार्टों में बनाऊंगा। तो जो लोग चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के अतीत की झांकी। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण कोशिश करता रहा हूं। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसे धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताजा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सकता है? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? बात मेरे खून में रचा बसा था। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नजर से देखना शुरू किया। साथियों, क्वेश्चन बन सकता है कि लेखक ने भारत को किस नजरिए से देखना शुरू किया। तो आपका आंसर होना चाहिए आलोचक की नजरिए से। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उसी रूप में नहीं होता जैसा आज है, और वह हजारों वर्षों तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान के रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर है क्या था? मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी के मोहनजोदाड़ो के एक टीले पर खड़ा था। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेखक महोदय खड़े। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थीं, जिस समय 5 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहां एक प्राचीन और पूर्ण विकसित सभ्यता थी। इसके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकास समान रहकर। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागरों के लोगों उसका बराबर निकट संपर्क रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इसकी मजबूती रहस्य क्या है? मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा।
मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथ को दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत अधिक प्रभावित किया है। क्वेश्चन बन सकता है कि लेखक किन किन विचारों के साथ में घूमता रहा, तो आप कह सकते हैं दंत कथाओं और पुरानी जो भावनाएं थी, जो भी विचार थे, उनके साथ होंगे। पहाड़ों के प्रति मेरे मन ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। तो लेखक का किसके प्रति खून का रिश्ता था? कश्मीर के प्रति। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया। इस इतिहास की अनगिनत पहलुओं को याद ताजा की। इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम पड़ा है इंडिया और हिंदुस्तान, और जिस आधार पर हजारों वर्षों तक यहाँ जातियां और कबीले, काफिले और फौजें रहती आती रही हैं। तो इंडिया या हिंदुस्तान किसके नाम पे पड़ा है? तो इंडस के नाम पे, ठीक है, या सिंधु के नाम पे। इस चीज को आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये इतिहास से संबंधित है। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई है, पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्ववर्ती पहाड़ियों के हृदय पर गहरी दरारों के बीच बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदानों के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक के संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं। इन सब से बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है, लाखों की तादाद में लोगों को अपनी तटों की ओर खींचा है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी रही है। तो कौन सभ्यता उसके? तो गंगा, ठीक है, गंगा की गाथा। आप क्वेश्चन मार्क करते चलिएगा। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को, अपनी पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा और गुफाओं और स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहां का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। मैं अपने शहर हरिद्वार में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहां अब भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं, वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोने से आते रहे हैं। तो क्वेश्चन यह बन सकता है, लोगों के कहां से लोगों के पुरखे हजारों सैकड़ों सालों से स्नान करने के लिए आते थे? तो इलाहाबाद के संगम, जो कि प्रयागराज बन गया है। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है। गो कि उस समय ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हुए थे कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत से देखने का अंतर्दृष्टि दी। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी, उसे धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे अतीत जगते लोग आबाद हो गए, जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिनकी जिंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब किसी भी जगह जाता था, उस विशेष स्थान से संबंध चित्र तत्काल मेरे सामने खड़ा होता था। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा था। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है साथियों कि बुद्ध ने अपना पहला स्थान कहाँ दिया था, पहला जो उपदेश है वो किस स्थान पे दिया था? तो आप बता देना कि बनारस में सारनाथ स्थान पे। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। तो आपको क्वेश्चन मिल सकता है साथियों यहाँ पे कि कौन था जो फतेहपुर सीकरी में अपना साम्राज्य भुलाकर लोगों से वाद विवाद और विद्वानों से संवाद कर रहा था जिज्ञासु भाव से? तो आप सम्राट अकबर का नाम लेंगे, ठीक है।
इस तरह भारत के इतिहासों की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों के और विजय पराजयों के साथ जैसे जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी, मुझे इतिहास के 5,000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उसे पर गहरा प्रभाव डाला था। तो साथियों, ये इतना अध्याय यहीं तक रखते हैं और आगे दूसरे वीडियो इसी का जो लेकर आएंगे, इसी का जो पार्ट बचा हुआ है, भारत की शक्ति और सीमा, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप लोग नहीं देखोगे और उससे जो है आपकी परीक्षा प्रभावित हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जो लोग चैनल पे पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। जय